हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लगभग 2 दिन हो गए हैं और ये बात खूब जोर शोरों से चल रही है कि सर नीट का सिलेबस कम हो गया है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज्यादा इसमें जो है वो आप लोगों को डिस्टर्बिंग हो रही है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन इस चीज को लेकर हो रहा है, ये भी मुझे पता है। तो देखो क्या, तुरंत जो है मैंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मैं एक बार देख रहा था कि भाई वास्तव में जो है वो सिलेबस रिड्यूस हुआ है और इसमें जो है वास्तव में इसको एनालाइज करने की जरूरत है कि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है ना, जैसे केमिस्ट्री की हम यहां पर तरीके से बात करेंगे कि वास्तव में केमिस्ट्री में एक्चुअल में कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हमें यह देखना है। तो देखो जरा कि लगभग 6 तारीख को शाम को जो है वो ये न्यूज आई थी कि एनएमसी ने जो है वो इस तरीके से जो वो सिलेबस को लेकर जो एक सर्कुलेट जारी किया। और इस सर्कुलेट में जो इन्होंने एक तरीके से जो है वो नई वाली जो एनसीईआरटी है ना, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो पहले ही जो है वो जब सेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही जो है ये कह दिया था कि कुछ टॉपिक्स को जो है वो एक तरीके से उसने हटाया था। लेकिन उसी में एनसीईआरटी ने यह भी कहा था कि वास्तव में जो है वो हमने टॉपिक्स को हटाया नहीं है। टॉपिक्स को हटाने के बजाय एक तरीके से सिलेबस में कोई टॉपिक अलग अलग जगह पर था ना, उन सारे टॉपिक्स को अलग अलग जगह से हटा के जो है वो अब आपको अलग अलग जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे एक ही जगह पर वो सारे टॉपिक्स जो है वो कर दिए हैं, है ना। तो जैसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते थे गैसियस स्टेट, ठीक है, तो अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर गैसियस स्टेट हटा दिया। अब भाई गैसियस स्टेट को अगर हटाया है तो आप देखो कि गैसियस स्टेट थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिलेबस में है, लेकिन गैसियस स्टेट हटा दिया। अब गैसियस स्टेट हटा दिया, मुझे बताओ थर्मो में हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन सब की बातें करते हैं, है ना। तो बिना गैसियस स्टेट, बिना चार्ल्स लो, बिना बॉयल्स लो, बिना आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक कर्व के आप जो वो थर्मो कैसे पढ़ोगे। तो हमें तो थर्मो में तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो वास्तव में जो है ना वो क्या किया है, जैसे गैसियस स्टेट वाला टॉपिक हटाया, अब थर्मो में जो वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा जो है वो एक तरीके से हम बोलेंगे कि यहां पर जो है वो एनएमसी ने किया है। सबसे पहले देखो जैसे फिजिक्स हो गया, फिर इसके बाद में हमारे पास डायरेक्टली केमिस्ट्री पर ही आते हैं। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है ये है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, यानी जिसको आप मोल कंसेप्ट बोलते हो ना, ये वो टॉपिक है। अब मोल कंसेप्ट में क्या है अपने पास, तो आप देखो सबसे पहला मैटर एंड इट्स नेचर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास, मोल कंसेप्ट, मोलर मास, ये सारी चीजें वही है जो कि हम पहले पढ़ते थे, कोई भी इसमें अलग नहीं है। तो मोल कंसेप्ट चैप्टर एज इट इज है, होना भी चाहिए था, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो भैया मोल के बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। सेकंड इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में जो कंसिडर किया जाता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन, बोर मॉडल, सारा जो है वो आप देखो एज इट इज है। यहां पर जो है वो इवन क्वांटम नंबर वगैरह जो है ये जो दे रखे है ना, ये भी सारी चीजें जो है वो एज इट इज है। क्वांटम नंबर्स जो है वो एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंटम एंड देयर सिग्निफिकेंस, शेप ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल, अबव प्रिंसिपल बाउली, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में जो वो बहुत ही अच्छे से मेंशन है ना। तो सारी चीजें जो है वो आपको वापस से वही, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ भी चेंज एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं किया गया है। फिर आप देखो केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में जो है वो आपको एक तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सब कुछ जो है वही है, केमिकल बॉन्डिंग भी एज इट इज है। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, देखो जरा कि इसको अगर हम ध्यान से देखें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को, तो इसमें देखो फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग, है ना। फिर इसके बाद में एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, हीट, थर्मल एनर्जी, एंथैल्पी। अब मेरे भाई अगर ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है, आपको एंथैल्पी पढ़नी है, आपको हीट पढ़नी है, आपको जो है वो एक तरीके से इंटरनल एनर्जी पढ़नी है, इनके रिलेशंस पढ़ने हैं, हीट कैपेसिटी, हेंस लॉ पढ़ने हैं, तो भैया आपको गैसियस लॉज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी ना, कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, ये सारी चीजें जो आपको पढ़नी पड़ेगी। पार्शियल प्रेशर, जैसे हम गैसियस स्टेट में पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़ते हैं, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, तो उसकी जरूरत पड़ती है केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसकी जरूरत पड़ती है जो आपको सॉल्यूशन में जब हेनरी लॉ कांस्टेंट पढ़ोगे, हेनरी लॉ पढ़ोगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वास्तव में जो है ना आप राजी हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो कि सर गैसियस स्टेट जो है वो हटा दिया, एक चैप्टर कम हुआ, चलो अच्छा है, लेकिन भैया वास्तव में ऐसा नहीं है। आप जो है वो गैसियस स्टेट देखो, लास्ट ईयर भी जो इस साल भी क्वेश्चन आया गैसियस स्टेट से, ग्राफ पूछा था, ठीक है, और उसको अब थर्मोडायनेमिक्स में कंसिडर कर लिया जाएगा, है ना। फिर देखो कि अगर हम आगे बढ़े तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ के बाद में
कि हमारे पास देखो जरा कि डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ड्राइव, हाइड्रेशन, आयनाइजेशन, ये सारी चीजें हैं। कहने का मतलब थर्मोकेमिस्ट्री जो है ना वो भी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी कि वहां पर हम बोन डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ते हैं, तो ये सारा सब कुछ वही तो है। डिसोसिएशन, कंबशन, क्या हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, ये सारा क्या है थर्मोकेमिस्ट्री। अब मेरे को जो है किसी ने कहा कि सर थर्मोकेमिस्ट्री तो हट गया है, वास्तव में जो थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक ही नहीं है। अरे भाई ये थर्मोकेमिस्ट्री है ना। तो इसको जो है वो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस पर आपको फोकस करके कि सर सिलेबस हट गया है, डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तैयारी कर रहे हो, आप अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, और जिस भी रेस्पेक्टिव कोचिंग में आप पढ़ रहे हो अभी, है ना, कोचिंग वालों पर बिलीव करना, अपने टीचर्स पर विश्वास करना। आपके टीचर्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको पीएचडी नहीं करवा रहे हैं। मैं साफ बोल देता हूं कि आपके जो भी टीचर्स है ना वो आपको पीएचडी नहीं करवा रहे हैं। आपके टीचर्स का मोटिव केवल और केवल आपको नीट में सिलेक्ट करवाना। तो अपने टीचर पर भरोसा रखो, विश्वास करो उस पर, वो आपको जो भी पढ़ाएंगे जैसा वो बोल रहे हैं वैसा आपको काम करना है, ठीक है। फिर देखो जरा कि यहां पर सॉल्यूशन वाला चैप्टर एज इट इज है, 12th का है चैप्टर, सॉल्यूशन का चैप्टर एज इट इज है, कोई जो इसमें चेंज नहीं है, सब कुछ डिफरेंट मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखो मुझे कि कंसंट्रेशन टर्म जो मोल कंसेप्ट में भी है, यहां पर जो है वो हम दोबारा पढ़ते हैं, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, सारी चीजें जो वो एज इट इज है। वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, कंबशन, है ना, सारी चीजें एज इट इज है, ठीक। फिर इसके बाद में इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम वाले में केमिकल और आयनिक, आपको भी पता है एनसीईआरटी में जो दोनों एक ही पार्ट में दिए हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी है। देखो जरा, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। फिर इसके बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस, तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, डेल्टा जी नॉट, सब कुछ जो है वो पहले वाला जैसा ही है। दिस इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद देखो जरा, ये रह गया, ये हो गया हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन, सारा सेम टू सेम वो का वो ये वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है, आर्रेनियस एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है ना। इसके बाद में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बफर सॉल्यूशन, ये सारी चीजें जो है वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में या आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और भैया चैप्टर को रिकॉर्ड करते टाइम पर भी मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको चैप्टर पढ़ना है, आपको जो सारी चीजें जो है नीचे प्लेलिस्ट में आपको अच्छे से मिल जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद देखो जरा, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब रेडॉक्स जो है वो आपके 11th का पार्ट है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है 12th का पार्ट है, क्योंकि वास्तव में होता यह है कि इलेक्ट्रो का बहुत सारा पोर्शन जो है ना वो रेडॉक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को जो वो एक साथ ही रखा गया है, बहुत सारा पोर्शन जो वो आपस में रिलेटेड होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एज इट इज है। फिर इसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स 12th का टॉपिक है, एज इट इज है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें कोई कहीं पर चेंज नहीं है, किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। फिर आगे देखना जरा आप, ये तो हो गया केमिकल काइनेटिक्स। तो 12th से आप देखो कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हटा है, तो एक तो सरफेस, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। दूसरा जो है वो सॉलिड स्टेट, कहीं पर जो है वो मेरे को नहीं दिखा, तो सरफेस और सॉलिड स्टेट, ये दो टॉपिक जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये स्किप कर दिए, मतलब एक तरीके से हटा दिए हैं, ठीक है। और वास्तव में जो है ना ये टॉपिक आप ये कंसिडर कर सकते हो, मान सकते हो कि ये हटा दिए, और इनका एक तरीके से किसी दूसरे चैप्टर के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ भी कोई रिलेवेंस इनका नहीं है, ठीक है। कि जैसे सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट एक अलग ही टॉपिक है, दूसरे किसी चैप्टर से ये कनेक्टेड नहीं है। और सरफेस जो है ये भी अलग ही टॉपिक है, दूसरे किसी चैप्टर से ये कनेक्टेड नहीं है। हाँ ध्यान रखना, लेकिन सरफेस में एक छोटा सा टॉपिक है कैटालाइसिस। अब ये कैटालाइसिस वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके बायो से भी कुछ ना कुछ जो हो यहां से, क्योंकि एंजाइम के बारे में जो है इसमें दिया गया है, और एंजाइम के बारे में दिया गया है, तो भैया एंजाइम वाला जो टॉपिक है ये आपके बायो में भी कहीं ना कहीं से एक तरीके से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इंडिविजुअल टॉपिक है, ये एक तरीके से जो है वो हटा दिए, स्किप कर दिए। फिर अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो एज इट इज है, और होना भी चाहिए। बिना पीरियोडिक टेबल के हम जो है आगे कैसे बात करेंगे, कैसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। फिर इसके बाद देखो जरा, क्या पी ब्लॉक एलिमेंट, भैया किसी ने कहा कि सर पी ब्लॉक हटा दिया है। अरे मेरे भाई, पी ब्लॉक हटा दिया तो पूरी इनऑर्गेनिक खत्म हो गई ना। क्या इनऑर्गेनिक में तो क्या है, सबसे बड़ा टॉपिक ही क्या है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक है, ठीक है। तो पी ब्लॉक जो है वो ध्यान से देखो, 13 से लेकर 18 ग्रुप। अब शुरू के 2 ग्रुप जो है वो आप 11th में पढ़ते थे पहले, 13-14, और बाकी के सारे ग्रुप जो है वो किसमें 12th में पढ़ते थे। 13 से लेकर 18 ग्रुप, पी ब्लॉक में कुछ भी हटाया नहीं है।
वो रिएक्शन सबसे बड़ा लफड़ा पी ब्लॉक में। अब मुझे पता है कि रिएक्शंस का होता है कि सर रिएक्शंस याद कैसे करें, रिएक्शन जो है वो याद नहीं होती है, लेकिन भैया ये पी ब्लॉक जो है वो हटाया नहीं है, वैसा का वैसा ही है। सारा पी ब्लॉक आपको पढ़ना पड़ेगा जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। ध्यान रखना भैया, एनसीईआरटी आपके लिए जो है वो बाइबल है, कुरान है, गीता है ना, एनसीईआरटी सब कुछ है। एनसीईआरटी को प्रॉपर ढंग से पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है एनसीईआरटी पर। फिर इसके बाद देखो जरा, ये लो डीएफ ब्लॉक, है ना। किसने कहा कि सर ब्लॉक केमिस्ट्री हटा दी है? अरे भाई ब्लॉक केमिस्ट्री हटा देगा तो बचा क्या? फिर कुछ नहीं बचा इनऑर्गेनिक में। तो डीएफ ब्लॉक जो वो एज इट इज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिक चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है 12th का, ठीक है, कहीं पर जो वो टच नहीं किया है। फिर इसके बाद देखो जरा ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में देखना जरा, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कौन सा टॉपिक है? तो आप ये कहो कि जैसे ही ऑर्गेनिक शुरू होती है ना, तो आपके 11th की एनसीईआरटी में जहां से ऑर्गेनिक शुरू होती है, ये वही टॉपिक है। और इसमें जो है वो आप ये मान के चलो कि प्योरिफिकेशन, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, मैंने जो पूरा जो इस पर इतना ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखे हैं कि जो है आपको कहीं पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। प्योरिफिकेशन से रिलेटेड, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनसे रिलेटेड जो है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से जो वीडियोस बना रखे हैं, जाके देख लेना। अक्सर ये टॉपिक जो है ना कोचिंग वाले जो स्किप करवा देते हैं, लेकिन नीट के सिलेबस में आप ध्यान में रखो, यहां से एक क्वेश्चन जो पक्का बनेगा। और हमारी लड़ाई एक एक क्वेश्चन की है, ध्यान रखना, क्योंकि सीधा है नीट का गणित जो बहुत ही सीधा सा है कि भाई अगर आप जो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो और 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 150 के 150 पूरे सही है, तो भी भाई सिलेक्शन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पूरे सही है, तो नंबर तो कितने आए? 600 ही आए ना। और नंबर 600 आते हैं तो भी भैया आप सिलेक्शन रेंज से बाहर हो, क्योंकि जिस तरीके का पेपर आ रहा है उसको देखते हुए जो है ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो है हर साल 610 के आसपास ही रहती है, ठीक है। तो भाई इस रेंज पर भी आप जो बाउंड्री लाइन पर हो, अगर 150 क्वेश्चन पूरे सही करते हो तो भाई ध्यान रखना, लड़ाई एक एक क्वेश्चन की हमारी, हम एक भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं ले सकते। एक भी क्वेश्चन क्यों मिस कर दें हम? तो तैयारी जो है वो हमें पूरी करनी है, सब कुछ जो है वो हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी में जितना देर का उतना सारा सब कुछ पढ़ना है। तो आप यहां पर देखो जरा, वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, लिबिग मेथड, हाइड्रोजन लिबिग मेथड, नाइट्रोजन डूमा मेथड, जेल्डोल मेथड, सल्फर फॉस्फोरस केरियस मेथड, है ना, ये सारा सब कुछ मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखा है। आप जाके देखो। और कोचिंग वाले अक्सर इन टॉपिक्स को स्किप करवा देते हैं, ये मुझे पता है, या ढंग से नहीं पढ़ाते, रान कटवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जैसा जो है वो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, मैंने उससे भी बेटर तरीके से ऑनलाइन क्लास में इन टॉपिक्स को कवर करवाया है। क्लियर है बात? फिर इसके बाद देखो जरा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कि वही एक तरीके से आप मानो नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। किसी ने कहा कि सर आइसोमेरिज्म हटा दिया है। भाई कहां हटा दिया? अलग से टॉपिक नहीं लिखा, इसका मतलब हटाया थोड़ी है। देखो ध्यान से, होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये पढ़ा पूरा। कहां से हटाया आइसोमेरिज्म? कोई आइसोमेरिज्म नहीं हटा है सिलेबस में, भरम में मत रहना, हटा दिया है। अरे कल को क्वेश्चन आ जाए, पढ़े नहीं, कल को क्वेश्चन आ जाए सामने आ लो पेपर में, तुम्हारी जो भ्या भूल जाए, ऐसा नहीं है ना। आइसोमेरिज्म नहीं हटा है। नोमेनक्लेचर, ये लो, ट्राइबल नेम, आईयूपीएसी नेम, वैसा का वैसा है, पढ़ते ही है आईयूपीएसी। बिना ऑर्गेनिक, बिना आईयूपीएसी, आईयूपीएसी हटा देगा तो भाई ऑर्गेनिक पढ़ोगे क्या? नाम कैसे लिखोगे? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ग्रुप को कैसे पहचानोगे? तो भैया हटाया नहीं है ना। फिर इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट, जितने भी इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये लो सारे एज इट इज है, जिसको आप जीओसी में पढ़ते हो ना। क्या सर जीओसी नाम का टॉपिक ही नहीं है, हटा दिया? अरे मेरे भाई नहीं हटाया है, ठीक है। ये रहा सब कुछ। कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, सब कुछ है, कुछ भी जो है वो स्किप नहीं हुआ है यहां पर। ये लो जी ऑर्गेनिक, है ना। आगे एक दो चैप्टर है जो कि पहले भी जो है वो ऐसा जो है वो हम पढ़ते थे, जैसे इसमें वो सारा सब कुछ हटा दिया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कोई पढ़ाता भी नहीं था, और मेरे ख्याल से जो पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन जो पढ़ते थे ना उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता था। जो 720 का ट्रेंड चल रहा है ना आजकल नीट में, ठीक है, वो पढ़ते थे। और जिनको केवल सिलेक्शन चाहिए था वो नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो भैया हमारा तो जो है वो टारगेट है, आपको पता है, AIR 1 आनी चाहिए और अपनी क्लास से आनी चाहिए, समझ गए बात को। फिर देखो क्या हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये सारा सब कुछ हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन दे रखा है, नोमेनक्लेचर दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होती है, सारा सब कुछ जो है वो सिलेबस में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हेलो एल्केन्स,
ठीक है, ये जो है वो अभी सिलेबस में है, बिल्कुल इसको टच भी नहीं किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले अल्कोहल ईथर फिनॉल हो गए, ठीक है, इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन हो गए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, देखो ये रहा अल्कोहल ईथर फिनॉल है ना, ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये हम जीओसी में जो वो ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जीओसी में हम सब कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सारा एक साथ कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखो जरा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमाइन, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, डाइएजोनियम सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये होता है, और क्वेश्चन भी जो है वो अक्सर यहां से डाइएजोनियम सॉल्ट से पूछे जाते हैं, है ना, तो इसको भी टच नहीं किया। बायोमोलिक्यूल का चैप्टर, भैया बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप तो जो है देखो वैसे भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, है ना, तो यहां पर तो बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बायोमोलिक्यूल को एज इट इज रखा है, देखो विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ जो है वो एज इट इज दिए हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखो जरा कि ये एक नया टॉपिक है, आप कहोगे कि सर ये क्या है, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब ये जो है वो पहले तो सर हमने कभी देखा नहीं, लेकिन वास्तव में देखना जरा, मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये क्या है। दिस इज डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने कहा था ना कि भाई हटाया कुछ नहीं है, ये जो है वो इसको अलग से डिफाइन कर दिया, और अलग से अगर ध्यान रखना कि एनएमसी अगर इसको अलग से डिफाइन कर रही है, पक्का भैया क्वेश्चन आएगा यहां से, पक्का 100% गारंटी है क्वेश्चन आएगा। और ये जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस, मैंने कहा था अभी कि जो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट वाला टॉपिक है ये वही है, ठीक है। वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भैया कि हम नाइट्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सैंपल में नाइट्रोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, ये वास्तव में वही टॉपिक है, ठीक। फिर इसके बाद देखो जरा कि डिटेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल के OH का, ये जो है वो हम जब अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि वास्तव में OH का पता कैसे चलता है कि इस ग्रुप में OH है, या बायोमोलिक्यूल में भी कुछ एक रिएक्शन होती है जिनसे हमें पता चलता है कि वास्तव में इस कंपाउंड में OH है या नहीं है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो OH ग्रुप की स्पेसिफाई रिएक्शन होती है। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, कैसे पता चलेगा। फिर इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, एमिनो एसिड ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारा मतलब इनका आइडेंटिफिकेशन, कि आइडेंटिफाई करो कि ये वाला ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वास्तव में ऑर्गेनिक जब आप पढ़ रहे होगे, है ना, कोई भी जैसे एल्डिहाइड कीटोन जो है वो आप पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो एल्डिहाइड की स्पेसिफाइड रिएक्शन होती है, जिनसे हमें पता चलता है कि कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कीटोन की स्पेसिफाइड रिएक्शंस होती है, जिनसे हमें पता चलता है कि कीटोन में जो है वो, या ये वाली रिएक्शन केवल कीटोन की है, तो इस कंपाउंड में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन प्योरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोहर सॉल्ट, पोटास एलम। भाई मोहर सॉल्ट को प्योरीफाई कैसे करते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, पोटास एलम फिटकरी को कैसे प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना आप ये मान के चलो कि आपको पी ब्लॉक में कहीं ना कहीं मिली जाएगी। फिर इसके बाद देखो जरा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटेनिलिड, पैरानाइट्रो एसिटेनिलिड, एनिलीन, येलो आयोडोफॉर्म, भैया आयोडोफॉर्म अलग से जो वो दिया हुआ है, ध्यान रखना। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो आप पढ़ते हो ना एल्काइल हैलाइड में, तो ये उसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये है भैया। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन टाइट्रेमेट्रिक एक्साइज एसिड बेस, भैया देखो इंडिकेटर्स है ना, एंड द यूज ऑफ इंडिकेटर ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4, तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको अच्छे से बताई हुई है ना। टाइट्रेशन, ये जितने भी ऐसे टॉपिक है ना, आप ये मान के चलो जितने भी ऐसे टॉपिक है जिनको अक्सर जो है वो छोटा टॉपिक बोल के हम स्किप कर देते हैं या हम छुड़वा देते हैं कि ये टॉपिक तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, उन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है ना एक जगह कर दिया है, और एक जगह कर दिया तो अब जो है वो आपको ये बोलना चाहता है कि भैया ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे हम अक्सर क्या करते हैं, रेडॉक्स में जो है वो टाइट्रेशन छोड़ देते हैं, मेडिकल में छोड़ देते हैं कि यार ये तो टॉपिक जो है वो नहीं आएगा टाइट्रेशन का, लेकिन भैया ये देखो अलग से जो है इसको डिफाइन कर दिया है। आयनिक इक्विलिब्रियम में टाइट्रेशन को हम छोड़ देते हैं, इंडिकेटर को छोड़ देते हैं कि मेडिकल में नहीं आएगा, लेकिन भैया देखो ध्यान से देखो, यूज ऑफ इंडिकेटर, दिस इज यूज ऑफ इंडिकेटर, साफ लिख रखा है इसने कि इंडिकेटर जो है वो क्या काम में आता है, कैसे काम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4, अब ये ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 का जो टाइट्रेशन है ये कहां आता है, रेडॉक्स में आता है, तो रेडॉक्स में जो मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। फिर देखो
कि मोहर सॉल्ट वर्सेस केमनोफोर, ये तो आपके पीओसी का हिस्सा भी है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने याद करो, अगर आप 12th के हो तब तो आपको ये केमनोफोर वर्सेस मोहर सॉल्ट ये तो प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, और ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस केमनोफोर ये भी प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। और अगर आप 12th पास कर चुके हो तो भैया ये जो है प्रैक्टिकल आपने कर लिए होंगे, ठीक है। फिर देखो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन द क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, भैया केटाइंस। अब ये जो पार्ट है ना, ये आपके इनऑर्गेनिक का पार्ट है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं कि जो है वो जो भी अपने पास केटाइंस या एनाइंस होते हैं इनको रेडिकल्स में क्लासिफाई, फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल, सेकंड ग्रुप के, जीरो ग्रुप के रेडिकल, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो इसको हम बोलते हैं ग्रुप प्रेसिपिटेशन, ग्रुप प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और ये जो है वो पार्ट अपने पास क्वालिटेटिव एनालिसिस का है कि कौन सा आयन है इनमें से जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, कि कौन सा आयन होगा। फिर देखो कि केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व फॉलोइंग जो है वो एक्सपेरिमेंट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ये थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा, अलग से CuSO4 के लिए डिफाइन कर रखा है, ठीक है। फिर एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहां आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, आलो हटा दिया सरफेस, किसने कहा सरफेस हटा दिया, ये रहा प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। भैया जी सोल दे रखा है, कहां आता है, सरफेस में आता है, हटा दिया सरफेस, हाँ पढ़ना पड़ेगा ना। फिर देखो कि काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन आयोडाइड आयंस विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड रूम टेम्परेचर, ये बेसिकली H2O2 की बात कर रहा है। H2O2 जो है वो उसका टाइट्रेशन होता है किसके साथ, एक तरीके से ये हम जो है वो वहां पर बात करेंगे, किसमें, काइनेटिक्स में बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब सरफेस जो है वो हटा दिया, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि वेल डिफाइन, इसको बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन कर रखा है। आगे जो बायोलॉजी स्टार्ट है, जैसे बायोलॉजी में भी एक छोटा सा टॉपिक मुझे पता है कि जो व्हाट इज लिविंग, लिविंग वर्ड, ठीक है। अब बायोलॉजी में जो है वो कहां से स्टार्ट है, आपके टॉपिक शायद डाइवर्सिटी से स्टार्ट होगा, तो भैया ये जो है वो डाइवर्सिटी से स्टार्ट है, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और इससे पहले वाला जो है वो ये लिविंग, लिविंग क्या है ना। तो एक तरीके से ये सारी चीजें जो आपको पढ़नी पड़ेगी, वास्तव में हटाए कुछ नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे, है ना, इसके बारे में जो है वो अलग से जो है वो वीडियो बाद में बनाएंगे। तो ये है भैया, दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। अब अगर हम बात करें ना कि जैसे मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था कि सर ये सारे टॉपिक्स जो है वो हटा दिए हैं, है ना। अब देखो कि इसको मैं थोड़ा सा, ये एक व्हाट्सएप था, ठीक है, कि सर ये टॉपिक जो है वो हटाए हैं। देखो कि क्या है इसमें, है ना, कि केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर हटाया है, भाई स्टेट ऑफ मैटर हटाया, लेकिन थर्मो में पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट, बिल्कुल भैया मानते हैं, सॉलिड स्टेट हटा दिया। सॉलिड स्टेट का किसी कोई चैप्टर से कोई रिलेवेंस नहीं होता। और दूसरी चीज, यहां पर जो सिलेबस हमने देखा उसमें भी जो है वो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड कोई भी चीज ऐसी नहीं दी हुई थी। सरफेस केमिस्ट्री, लास्ट में लिखा हुआ है सोल, ठीक है, लायोफिलिक लायोफोबिक सोल कैसे प्रिपेयर करते हैं, लिखा हुआ है अच्छे से। तो मेरे ख्याल से जो है वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। और कम से कम जो है कोलाइडल सॉल्यूशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। एस ब्लॉक, भाई मेरे एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, ठीक है, एस ब्लॉक हटा दिया, छोटा सा टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जो इसको एक आधी क्लास में निपटा दिया जाता है। हाइड्रोजन, चलो ये दोनों टॉपिक इनऑर्गेनिक में जो है वो हटा दिए, अच्छा काम किया है ना। वास्तव में जो है वो हेडेक कम हुई है यहाँ पर, है ना, पढ़ाने वाले की भी कम हुई है और पढ़ने वाले की भी कम हुई है ना। फिर इसके बाद मेटलर्जी, बिल्कुल भाई मेटलर्जी जो है मान लिया हटा दिया, 12th का बड़ा टॉपिक है, हटा दिया, किसी टॉपिक से कोई रिलेवेंस इसका नहीं है, ठीक है। पॉलीमर, बहुत अच्छा किया भैया पॉलीमर, हालांकि मैं पॉलीमर कम से कम जो है इनको रखना चाहिए था, ठीक है, पॉलीमर वाला टॉपिक रखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीमर हटा दिया, अच्छा किया। ये तीनों टॉपिक जो है इनऑर्गेनिक से हटा दिए, बिल्कुल हटा दिए, ठीक है। और अच्छी बात है, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा और बर्डन कम होगा सिलेबस का, ठीक है। बायोलॉजी जो है वो, चलो बायोलॉजी की बात हो गई, तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। अब समस्या ये आती है कि सर हम क्या करें, जो हटा दिए उनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मैं आपको पहली बात तो ये सजेस्ट करूंगा कि जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, कोचिंग वाले आपको जैसा गाइड करते हैं वो सही गाइड करेंगे, वो आपको कभी कोई गलत सलाह नहीं देंगे। और मेरा ये मानना है कि भाई देखो कि जो टॉपिक हटाए हैं कंप्लीटली हटा दिए, उनको जो है पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। और कहीं पर जो कोई टॉपिक रिलेट कर रहा है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री में नहीं मानता कि भाई ये पूरी तरह से हटा है,
तो लास्ट में दे रखा है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और मुझे जहां तक पता है ना कि कोचिंग वाले अभी भी आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाएंगे। आपको गैसेस स्टेट भी पढ़ाया जाएगा, आपको जो है वो सॉलिड स्टेट हो सकता है ना पढ़ाए क्योंकि इररिलेवेंट टॉपिक है, और इसके अलावा पॉलीमर जो है वो हो सकता है आपको ऑर्गेनिक की किसी चैप्टर में या जो बीच बीच में जो रिएक्शंस आती है उनमें कवर करवा दिया जाए, ठीक है। और इनके अलावा एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये जो टॉपिक है ये भी आपको जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में कवर करवा देंगे कोचिंग वाले। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है वो आपको इस तरीके से जो है वो मतलब जो सिलेबस हटा है उस पर जो है वो ज्यादा कोई कोचिंग वाले आपको मतलब ये सजेस्ट करेंगे कि इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जो है वो अपनी पूरी तैयारी करनी है इस टॉपिक से कि कितना हट गया कितना नहीं हटा, इस टॉपिक से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जैसा कोचिंग वाले आपको बता रहे हैं, जैसा आपको जो है वो किसी भी टॉपिक में आपको कोचिंग वाले कहें कि ये टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है तो भैया पढ़नी है। अब थर्मोकेमिस्ट्री अलग से नहीं दे रखी लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री का सब कुछ दे रखा है तो वो भी आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने हैं और बहुत ही अपनी तैयारी में किसी तरीके से कोई कमी नहीं रखनी है, ठीक है। जिन टॉपिक्स को अलग से जो है वो एनएमसी ने डिफाइन किया है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उन सबको एक जगह करके अलग से डिफाइन किया, उन सब पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है क्योंकि भैया अगर अलग से डिफाइन किया गया है तो क्वेश्चन श्योर है बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और बाकी जो है वो इस टॉपिक में किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो आपके दिक्कत हो तो भैया मैं हर एक टॉपिक के लिए जो है वो सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज जो है वो चैनल पर अपलोड करूंगा। बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर दी है और बाकी सारा सिलेबस आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ पूरा कंटेंट नीट के हिसाब से जेई के हिसाब से वो सारा कंटेंट जो है अपने चैनल पर मिल जाएगा। फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो वो आप जो है मेरे को भेज दे या फिर आप कमेंट्स में जो है लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की, ठीक है। तो भैया ये था सिलेबस, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इस सिलेबस से, ठीक है। आप अपनी तैयारी पर फोकस करो, जैसे जो है वो आप तैयारी कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करनी है। एनएमसी ने जो है वो स्टूडेंट्स का कुछ बर्डन कम किया है, ये मानते हैं और करना भी चाहिए था। अब हम एनएमसी से ये उम्मीद जरूर करते हैं कि पेपर आए और अच्छे लेवल का आए। सिलेबस जो है वो कम हुआ है ना तो पेपर अच्छे लेवल का आए ताकि कट ऑफ थोड़ी सी कम जाए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर 600 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, 600 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बहुत ही दुखद बात होती है, ये हम समझ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इस साल भी मार्जिन के से रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं कि इस साल जो है वो कोई भी ऐसा बच्चा जो है वो जो मेहनत कर रहा है, जो वास्तव में डिजर्व करता है, उसका सिलेक्शन रुके, ठीक है। तो एनएमसी से ये उम्मीद करते हैं कि पेपर इस बार जो है वो अच्छे लेवल का बनेगा और हो सकता है अच्छे लेवल का बने, क्योंकि ये चीज एनएमसी को भी पता है कि भाई सिलेबस जो है वो कम किया है तो पेपर जो है उसका लेवल बढ़ना चाहिए, है ना। तो आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना, अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है। और टाइम टू टाइम रिवाइज करें और बाकी सारी चीजें किसी भी तरह की कोई भी हेल्प हो तो आप मेरे को जो है भेज दें। आप जो है वो नीचे कमेंट्स में लिख दे या फिर जो अगर आप ऑफलाइन मेरे से जुड़ सकते हैं तो ऑफलाइन भी जो वो जुड़ सकते हैं, मेरे से ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। तो यहां से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।